प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में चल रहे सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के लिए आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर को संबोधित किया। पीएम ने पुलिस के लिए एक राष्ट्र एक वर्दी का विचार साझा किया और कहा कि देश भर में पुलिस की पहचान एक समान होनी चाहिए। इसके अलावा अपराधों और अपराधियों से निपटने के लिए राज्यों के बीच घनिष्ठ सहयोग की वकालत करते हुए पीएम ने कहा कि कानून और व्यवस्था अब एक राज्य तक सीमित नहीं है। ऐसे में सभी राज्यों और केंद्र की एजेंसियों के बीच समन्वय होना जरूरी है। उन्होंने बुद्धिजीवियों पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में बंदूक वाला नक्सलवाद भी है और कलम वाला नक्सलवाद भी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की विशेष बैठक मुंबई में हुई। ताज होटल में 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्य देशों के राजदूतों ने आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख दिखाते हुए चीन और पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया। इस दौरान भारत ने मुंबई में वर्ष 2008 में हुए आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड साजिद मीर का ऑडियो क्लिप चलाया, जिसमें वह कहता पाया गया कि जहां मूवमेंट नजर आए उस पर फायर ठोको। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि 26/11 का आतंकवादी हमला सिर्फ मुंबई पर ही नहीं बल्कि समूचे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर था। उन्होंने कहा कि अभी भी इस हमले में इंसाफ नहीं हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख के लेह में श्योक सेतु सहित 75 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया और जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा पक्का विश्वास है कि देश जब एक नई ऊर्जा, नई सोच और उत्साह के साथ नई यात्रा शुरू कर रहा है तो निश्चित यह दुनिया में अपना एक नया स्थान प्राप्त करके रहेगा। इसमें सीमा सड़क संगठन की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन होना अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। ये सभी निर्माण कार्य नए भारत को प्रकृति के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हजीरा में 60,000 करोड़ रुपए की लागत से आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया की विस्तार परियोजना का शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने वहां की जनता को बधाई देते हुए कहा कि इस स्टील प्लांट के विस्तार से न केवल इन्वेस्टमेंट आएगा बल्कि भविष्य के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खुलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश गुजरात और देश के युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर बनाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के पूर्व राज्य सचिव सीए रऊफ को केरल के पलक्कड़ जिले में उनके घर से गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूज एजेंसी एनआईए को बताया कि कई महीने से फरार चल रहे रऊफ को कल रात पलक्कड़ जिले के पटाम्बे इलाके में उनके आवास से गिरफ्तार किया गया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने विल्दाई डिस्कशन क्लब की 19वीं वार्षिक बैठक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। पुतिन ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी उन लोगों में से है जो स्वतंत्र विदेश नीति को लागू करने में सक्षम है और वह एक सच्चे देशभक्त हैं। कई देशों और लोगों ने भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, लेकिन इन सब के बावजूद मोदी ने भारत पर प्रतिबंध लगाने की सभी कोशिशों को नाकाम कर दिया। उन्होंने कहा भारत और रूस के बीच दशकों से विकसित विशेष संबंध है और दोनों देशों के बीच कोई विवाद भी नहीं है। वहीं पुतिन की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी के लिए की गई तारीफों की अब मीडिया में काफी चर्चा हो रही है। ऋषि सुनक जब से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, दुनिया भर में भारत की चर्चा बढ़ गई है। अब सुनक की कोर टीम में बिहार के सिवान के प्रज्वल पांडे को शामिल किया गया है। 16 साल की उम्र में कंजर्वेटिव पार्टी की सदस्यता लेने वाले प्रज्वल पांडे को ऋषि सुनक ने अपनी कोर टीम में शामिल किया है। वह करीब 1 दशक से ब्रिटेन में रह रहे हैं। बता दें 2019 में 16 साल की उम्र में ही कंजर्वेटिव पार्टी की सदस्यता लेने वाले प्रज्वल ऋषि सुनक के मुख्य अभियान टीम का हिस्सा थे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का हकीकी आजादी मार्च लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गया है। इस लॉन्ग मार्च को लेकर एक तरफ जहां फौज हरकत में आ गई है तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने इसको लेकर आगाह किया है। गृह मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि वे इमरान खान के हकीकी आजादी मार्च में शामिल न हो। मार्च से पहले इमरान खान ने वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा कि मार्च का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि देश के फैसले
विदेशी कठपुतली के बजाय देश के अंदर लिए जाएं। राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता लगातार 5वें दिन बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। दिल्ली एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज यानी शुक्रवार को भी बहुत खराब श्रेणी 329 है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक आनंद विहार और जहांगीरपुरी समेत कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। जम्मू रेलवे स्टेशन और आसपास के क्षेत्र में शुक्रवार को रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल ने तलाशी अभियान चलाया है, जिसके तहत तमाम टैक्सियों आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। बता दें कि गुरुवार को रेलवे स्टेशन जम्मू को दहलाने की बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया गया। टैक्सी स्टैंड पर एक नाली में बैग में 18 डेटोनेटर, 500 ग्राम जेलेटिन वैक्स विस्फोटक और तारें बरामद की गई थी, जिसके चलते अब रेलवे स्टेशन पर अलर्ट जारी कर दिया गया है और इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने केजरीवाल सरकार पर यमुना को साफ कराने के नाम पर 5000 करोड़ रुपए बर्बाद करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि बड़े शर्म की बात है कि 7 वर्ष में 5500 करोड़ रुपए यमुना सफाई के नाम पर बर्बाद करने के बाद भी केजरीवाल को छठ पूजा से पहले यमुना जी के पवित्र पानी में जहर मिलाना पड़ रहा है। यह जानलेवा अपराध नहीं है तो क्या है? बता दें कि छठ पूजा को देखते हुए दिल्ली सरकार यमुना में सिलिकॉन नमक केमिकल का छिड़काव करवा रही है। इसे लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेरा है। बाबा विश्वनाथ के शहर बनारस में इन दिनों शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगाने की आवाज उठने लगी है। इस मामले को लेकर एनजीओ सामने आए हैं। इस कड़ी में आगमन नाम के एक सामाजिक संस्था की ओर से बताया गया कि शराब और मांस की बिक्री प्रतिबंधित हो, इसके लिए वे लगातार आंदोलन कर रहे हैं और प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखकर ये मांग उठाई गई है। आयकर विभाग के पास टीडीएस विवरण 30 नवंबर 2022 तक जमा कर सकते हैं। आपको बता दें, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीसी ने फॉर्म 26Q को जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। इस फॉर्म में वित्त वर्ष 2022 से 23 की दूसरी तिमाही के टीडीएस विवरण से जुड़ी जानकारी के अतिरिक्त वेतन और अन्य भुगतानों का विवरण होता है। सीबीडीटी के अनुसार फॉर्म 26Q के माध्यम टीडीएस विवरण में बदलाव और अपडेट करने में आ रही परेशानियों को देखते हुए अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। देश में महंगाई पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक लगातार प्रयासरत है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के अनुसार 3 नवंबर को मौद्रिक नीति समिति की अतिरिक्त बैठक होने वाली है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई ने 3 नवंबर 2022 को एमपीसी की बैठक तय की है। माना जा रहा है कि इस बैठक में डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए को संभालने और महंगाई दर को काबू करने के लिए बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। मुद्रास्फीति 6% तक लाने के लिए यह बैठक बुलाई जाएगी। T20 वर्ल्ड कप 2022 में लगातार हो रहे परिवर्तनों से बड़ी टीमों के सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता कठिन होता दिख रहा है। आयरलैंड ने इंग्लैंड को हराकर ग्रुप 1 की अंक तालिका में, तो दूसरी ओर जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराकर ग्रुप 2 में एक नया मोड़ ला दिया है। सेमीफाइनल के लिए मजबूत दावेदार मानी जा रही इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टॉप 2 से बाहर है। यहाँ प्रथम 2 स्थान पर न्यूजीलैंड और श्रीलंका है। ग्रुप 2 में भारत और दक्षिण अफ्रीका प्रथम 2 स्थानों पर जमे हुए हैं। यहाँ पाकिस्तान की टीम 5वें पायदान पर मौजूद है। भारत की लोकप्रिय घरेलू क्रिकेट सीरीज आईपीएल को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। आईपीएल 2023 के लिए ऑक्शन 16 दिसंबर को किया जाएगा। बीसीसीआई का आदेश है कि इससे पहले सभी टीमों के प्रबंधक को रिटेन खिलाड़ियों की सूची देनी होगी। नियमों के अनुसार एक टीम नीलामी में खिलाड़ियों को खरीदने के लिए 95 करोड़ रुपए की अधिकतम राशि रख सकती है। भारत के उपभोक्ता बाजार में लग्जरी कारों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि जर्मनी की लग्जरी कार निर्माता पोर्शे ने बीते महीने बिक्री में 71% की बढ़त प्राप्त की है। वहीं निर्माता ने जनवरी से सितंबर के महीने तक भारत को 571 यूनिट की डिलीवरी कर दी है। इसने ब्रांड के पिछले सभी रिकॉर्ड्स को पीछे छोड़ दिया है और रिकॉर्ड ब्रेकिंग वार्षिक सेल है। पिछले साल की तीसरी तिमाही में कंपनी ने 193 यूनिट्स बेची थी। टेस्ला के सीईओ और वैश्विक उद्योगपति एलन मस्क ने सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया है। एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के लिए अपनी निजी संपत्ति, इन्वेस्टमेंट फंड, बैंक लोन और कई निवेशकों का सहारा लिया है। उन्होंने अप्रैल में $54.2 प्रति शेयर के रेट से $44 अरब में खरीदने का ऑफर दिया था। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के अनुसार
मस्क ने मालिक बनने के बाद ही ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल और सीएफओ नेट सेगल को कंपनी से टर्मिनेट कर दिया है।